बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को डील करते हैं इन मोशन। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमारे पास चार्जेस रेस्ट पे थे, इस चैप्टर में हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो इसी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम देखने वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी जाके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ क्लियर कर पाएंगे और साथ साथ अपने पॉइंट्स नोट करते जाया करें। और अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि जो हमारे पास चार्जेस का फ्लो है वो हमारा करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इसको क्वांटिटेटिव तौर पे हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली कि I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। Q हमारे पास क्या है, चार्ज, और T हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, I इज इक्वल टू डेल्टा Q और डेल्टा T। अब याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है कि करंट की डायरेक्शन और करंट वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे होते हैं वो डायरेक्शन बेसिकली शो कर रही होती है चार्जेस के फ्लो की सेंस को, वो करंट की डायरेक्शन नहीं होती। और याद रखिएगा कि करंट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमारे पास वेक्टर एडिशंस के लॉज हैं उनको करंट जो है ओबे नहीं करता, इसीलिए हम कहते हैं करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास जो करंट का यूनिट है वो है जी एम्पेयर। तो अगर हम यहाँ पे 1 एम्पेयर को डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि अगर एक कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करे तो वहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। अगर किसी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करे तो इसका मतलब वहाँ पे करंट कितना होगा जी, 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 1 कूलम चार्ज है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको भी आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है जी। अब यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ चार्ज, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी E। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं और आंसर देखते हैं कि हमारे पास 1 कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आएगी। तो Q की जगह हम लिख देंगे जी 1 कॉलम इज इक्वल टू N वैसे का वैसे, और एक इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। अब उसमें यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये वाली वैल्यू सारी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा या वैल्यू आएगी वो होगी तकरीबन 6.28 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो इसको आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। तो एक कॉलम चार्ज में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जी, 6.28 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18। तो ये वाली वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एम्पेयर और कॉलम में से कौन सा बेस यूनिट है। तो याद रखिएगा एम्पेयर बेस यूनिट है, कॉलम बेस यूनिट नहीं है। इसी तरह जो करंट का SI यूनिट है वो एम्पेयर है, और जो करंट का CGS यूनिट है वो क्या है, बायोट। तो बायोट और एम्पेयर में रिलेशन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1 एम्पेयर जो है वो बराबर होता है 1/10 बायोट के। अगर यहाँ से बायोट को आपने कैलकुलेट करना है तो 10 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपने यहाँ पे याद रखना है, MCQs में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं जी करंट की टाइप्स की। तो हमारे पास 2 टाइप्स है, DC एंड AC। DC में हमारे पास करंट की एक ही डायरेक्शन होती है और AC में हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो AC और DC को यहाँ पे हम ग्राफिकल इनकी वेव फॉर्म ड्रा करके यहाँ पे इनको समझते हैं कि हमारे पास DC किस तरह का होता है और AC किस तरह का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो वेव फॉर्म है ये प्योर DC की है। अब इस प्योर DC में हमारे पास
करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड भी सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है प्योर डीसी में। और जो पल्सेटिंग डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन एक जैसी रहती है। अब इसमें डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, वेव फॉर्म नीचे तो नहीं आ रही ना, तो पॉजिटिव में ही लाई कर रही है। तो डायरेक्शन क्या होती है, सेम, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन सेम रहती है पल्सेटिंग डीसी में। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एसी। एसी में आप देख सकते हैं कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो एसी में हमारे पास यहाँ पे साइन वेव होती है। अब यही चीज़ें हम लोग प्रीवियस चैप्टर के अंदर कैपेसिटर वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एसी बिहेवियर और डीसी बिहेवियर में, तो वहाँ पे भी आप जाके ये चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। तो इससे आगे चलते हैं कि जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो किन चार्ज कैरियर्स की वजह से करता है, तो उन चार्ज कैरियर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड केस हो या कोई मेटल कंडक्टर्स हो, मेटल्स हो, तो उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब मेटल्स में जो करंट फ्लो करेगा वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल्स में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे पास आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, CuSO4, मतलब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है Cu- एंड SO4++ आयंस का। अभी आप यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे याद रखें, आगे आने वाले टॉपिक में हम केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट में इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है जी गैसेस एंड प्लाज्मा। तो गैसेस और प्लाज्मा में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है जी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जी करंट की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में हमारे पास कन्वेंशनल करंट है और दूसरा क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पे बात करनी है कि ऐसा करंट जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे, सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे, उसे हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कि ऐसा करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचे, तो ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं, ठीक है जी। और ये करंट होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, ठीक है जी। तो सर्किट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लैंप है जिसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज मूव करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे, तो इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। आगे बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक करंट की। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट का अपोजिट है, कि हमारे पास अगर नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करे और पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचे, तो ऐसे करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। तो यहीं पे हमने लिखा हुआ है कि फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है, जो कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी, आप इसको याद रखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट हैव सेम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, कि मतलब इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा करंट का, मतलब कंडक्टर के अराउंड जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा करंट का वो सेम होगा, चाहे आपके पास कन्वेंशनल करंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, एक्सटर्नल इफेक्ट जो होगा कंडक्टर के अराउंड वो सेम होगा। अब है जी करंट इन डिफरेंट सिचुएशन में करंट के लिए डिफरेंट फार्मूलाए होंगे। इसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पहला केस है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्जेस, कि अगर चार्जेस की ट्रांसलेटरी मोशन हो तो फिर हमारे पास 3 तरह के स्टेप यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कि अगर चार्ज पास करे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फिर हमारे पास करंट के लिए जो रिलेशन होगा वो होगा I = NQ/T। अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो फिर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस अगर पास करे पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो फिर हमारे पास करंट का रिलेशन होगा I = NQ/A। A यहाँ पे एरिया है, Q यहाँ पे चार्ज है और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब n नंबर ऑफ चार्ज
पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो फिर हमारे पास जो करंट का रिलेशन होगा वो होगा I इज इक्वल टू एन क्यू इंटू ए इंटू वी। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और क्यू क्या है चार्ज और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो उसके बाद सेकंड केस क्या है, ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्जेस है कि चार्जेस की अगर रोटेटरी मोशन हो तो फिर करंट के लिए रिलेशन क्या होगा। मतलब अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है तो उस केस में हमारे पास करंट का जो रिलेशन होगा वो होगा I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ। ठीक है जी, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज मूव करेगा सर्कल में वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है एफ। तो I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ आ जाएगा। एफ किसके इक्वल होता है 1/t के इक्वल होता है। तो इस एफ की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/t, तो Q/T आ गया जी करंट के इक्वल। अब स्टूडेंट्स T किसके इक्वल होता है 2π/ω, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास करंट का रिलेशन आएगा I इज इक्वल टू Qω/2π। अब है जी करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये एक मेटल कंडक्टर है जिसके अंदर हमारे पास क्या हैं, ये एटम्स हैं और एटम्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बाउंड होते हैं एटम के साथ। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट वेनिश होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं रेड वाले और ये हमारे पास क्या है एटम्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। जब आपने इस मेटल कंडक्टर के साथ कोई भी सोर्स अटैच नहीं किया हुआ तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किस वजह से मूव करते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो इनकी हीट एनर्जी होगी उसकी वजह से ये मूव करते हैं रैंडमली। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम करंट को देखना चाहें तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। करंट को कैसे हम फाइंड करते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास करते हैं तो हमें वहाँ पे करंट मिलता है। तो अब ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जब इस एरिया में से कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। अब इस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि इस केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में से लेफ्ट साइड में पास करेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में से राइट साइड में भी पास करेंगे। तो जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। ठीक है जी। लेकिन जब यही कंडक्टर हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास करंट की वैल्यू 0 नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, मतलब वो फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे करंट को देखना चाहें तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अब बैटरी क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, तो जिसकी वजह से ये तेज़ी से मूव करेंगे। लेकिन इनके आगे क्या होंगे एटम्स, तो जब ये एटम्स से टकराएंगे कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका मतलब जो ओवरऑल यहाँ पे नेट इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए बैटरी ने एनर्जी दी, अब इनके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब इनके आगे एटम्स आएंगे तो एटम से जो कोलाइड करेंगे अपनी एनर्जी वहाँ पे लॉस करेंगे। इसका मतलब एनर्जी एटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी, और यही हमारी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे वही हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो नहीं करते, बल्कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, मतलब फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन शो की हुई है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव शो की हुई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे जो भी करंट होगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टेडी करंट होगा। मतलब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, तो करंट जो होगा उसे हम स्टेडी करंट का नाम देंगे। ये आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में लास्ट 2 लाइन्स में स्टेडी करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उन्हीं को हम यहाँ पे की पॉइंट्स के तौर पे जान लेते हैं कि नंबर 1 पे हमारे पास क्या है जी, दी एक्चुअल करंट थ्रू मेटल्स इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब जो
एक्चुअल में रियल में यहाँ पे हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में जो करंट होगा वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कन्वेंशनल करंट नहीं है। ठीक है जी, हमारी बुक में जो करंट सर्किट में यूज़ किया जा रहा है वो कन्वेंशनल करंट यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियल में जो हमारे पास करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। और दूसरे नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद है जी करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब अगर आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर को जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तब बैटरी का एक टर्मिनल जब उस कंडक्टर को एक चार्ज देगा तो दूसरा टर्मिनल बैटरी का वही चार्ज छीन लेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो कंडक्टर में करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना बैटरी का एक टर्मिनल चार्ज दे रहा है उतना ही दूसरा टर्मिनल उससे छीन रहा है। तो इस तरह ओवरऑल हम ये बात करेंगे कि जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद लास्ट में है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय। जो हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस की उसको मैथमेटिकल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो होगा I/N इंटू E इंटू A। A यहाँ पे एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और E यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज है, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹ कॉलम। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I को रिप्लेस करना चाहें तो I किसके इक्वल होता है, V/R के इक्वल होता है। तो इस I की जगह अगर V/R लिखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अक्सर जो है पेपर्स में ये MCQs आया हुआ है कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका ऑर्डर कितना है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। इसी तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, अगर V के डायरेक्टली है तो इसका मतलब करंट के भी डायरेक्टली होगा। और लास्ट में हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी रेजिस्टेंस के। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। इसी तरह जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अगर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये टेम्परेचर के भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं, कंपैरिजन देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के साथ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के साथ अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करें तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है एट रूम टेम्परेचर वो होती है सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास ऑर्डर क्या था, जब हमने एक कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था तब हमारे पास ऑर्डर था 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर वो कितनी होती है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। और लास्ट में हमारे पास एक और MCQs है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और फील्ड के बिटवीन जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। ठीक है जी। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि E और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिटवीन एंगल क्या है, वो भी हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारे पास डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शंस हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, 180 होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फील्ड के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।